हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट कोड CC4 हिस्ट्री ऑफ झारखंड इस पेपर से आज आप लोगों के सामने यूनिट 3 के टर्को अफगान इन झारखंड अर्थात तुर्क अफगान काल में झारखंड इस विषय पर आप लोगों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मध्यकाल तक झारखंड राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली राजनीतिक हलचलों से बहुत हद तक पृथक रहा था। हालांकि केंद्र से चलने वाली हवाएं कई बार इसे छूकर गई, किंतु इसने अपनी राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहचान को धूमिल होने नहीं दिया। इतिहासकारों के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1204 ईस्वी में दक्षिण बिहार पर विजय प्राप्ति के पश्चात बंगाल पर आक्रमण किया। इसके लिए उसने झारखंड का मार्ग चुना। अपने अभियान में सफलता प्राप्त होने पर वह इस क्षेत्र का सूबेदार बना दिया गया। इतिहासकारों का मत है कि बख्तियार खिलजी की सेनाओं के साथ अथवा उसी काल में उराव जनजाति का इस क्षेत्र में प्रवेश हुआ होगा। साधारणतः यह माना जाता है कि उराव तथा मुंडा भाषाओं में मिलने वाली अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं के शब्द स्थानीय जनजातियों, विशेषकर उराव जनजाति तथा बख्तियार खिलजी की सेनाओं के बीच पारस्परिक संघर्ष के परिणाम है। मैदानी क्षेत्रों में भी लोगों का पलायन छोटा नागपुर की ओर तुर्क हमले का ही परिणाम था। राजा शिवाकरण एवं राजा वेणुकरण को अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। खिलजी युग में प्रचलित चौधरी, खुट आदि शब्द वर्तमान में भी प्रचलित है। चौधरी अथवा मुखिया तथा खुटकट्टी जमीन आदि शब्दों का प्रचलन आज भी आमतौर पर बना हुआ है। 14वीं शताब्दी तक इन क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की जनजातियां भी आकर सामान्य रूप से बस गए। इसका प्रभाव स्थानीय भाषा एवं संस्कृति पर भी पड़ा। तुगलक के सिपासालार मालिक बया ने हजारीबाग के चाय किला को विजित कर फतेह खान दौला के हवाले कर दिया था। इतिहासकारों के मतानुसार तुगलक काल में बंगाल के शासक इलियास शाह ने हजारीबाग के निकट सतगावा को अपना मुख्यालय बनाया। मध्यकाल के प्रारंभ में छोटा नागपुर में कई छोटे मोटे हिंदू और अर्ध हिंदू शासकों के राज्य थे, जिसमें पलामू के रक्सैल, कोकरा के नागवंशी और सिंहभूम के सिंहवंश प्रमुख थे। यह संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र मुसलमानों को झारखंड के नाम से ज्ञात था। अकबर के राज दरबारी अबुल फजल की रचना अकबरनामा और सल्तनतकालीन इतिहासकार अफीफ की रचना शमशे शिराज में इस तथ्य की पुष्टि होती है। मुगल काल में झारखंड होकर पार करने वाला कोई स्थायी सड़क नहीं थी। उसकी सीमाओं पर तुर्क अफगान काल में अनेक जागीरदारों अथवा सैन्य संचालकों को तैनात किया गया था।
ताकि झारखंड की जनजातियों के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत के प्रदेशों की सुरक्षा की जा सके। बड़ी कठिनाइयों से 2-3 बार मुस्लिम फौज उत्तरी पूर्वी झारखंड होकर गुजरी थी। उदाहरण के लिए शेर खां बंगाल जाते हुए झारखंड से गुजरा था। जब वह स्वयं झारखंड पार कर रहा था तो उसका पुत्र जलाल खां तेलियागढ़ी की नाकाबंदी करने में व्यस्त था। शेर खां बंगाल के शासक से अपार संपदा को लूटने में सफल रहा और उसने अपार संपदा के साथ राजमहल के निकट गंगा पार की तथा मुगलों को चकमा देते हुए वह झारखंड के रास्ते रोहतासगढ़ पहुंचने में सफल हो गया। प्रसिद्ध पुस्तक बंगाल पास्ट एंड प्रेजेंट में इसका उल्लेख किया गया है। स्पष्ट है कि उसके समय तक झारखंड के राजागण किसी बाह्य हस्तक्षेप के बिना निर्बाध शासन करते रहे। इससे पूर्व मुस्लिम आक्रांताओं का झारखंड में प्रवेश सिर्फ अपने शत्रुओं का पीछा करते हुए या बंगाल उड़ीसा जाने के क्रम में हुआ। ऐसे सभी अवसरों पर झारखंड के हृदय प्रदेश पोखरा तथा पलामू इन घटनाओं से अछूते ही रहे। खानदेश का राजा आदिल शाह द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और वह झारखंड के इतिहास में झारखंडी सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका वर्णन डब्ल्यू हैंग ने अपनी पुस्तक द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी किया है। बाबर और हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल बन गया था। मुगलों के खिलाफ अपने संघर्ष के क्रम में स्वयं शेरशाह ने इस क्षेत्र पर कई बार इसका इस्तेमाल किया। अब हम शेर खां और महारत चेरो की भूमिका के बारे में देखेंगे, क्योंकि शेर खां भी अफगानी शासक थे जो मुगल काल के बीच में आए थे, इसलिए ये अफगान का भी चर्चा हम अभी करेंगे। मुगल काल के प्रारंभ में झारखंड में छोटे बड़े राज्यों की संख्या और भी बढ़ गई थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण चेरो द्वारा रक्सेलों को परास्त कर पलामू में एक राय राजवंश की स्थापना करना था। फिर भी झारखंड मुस्लिम अतिक्रमण से सुरक्षित था। अंततः शेर खां ने मुसलमानों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। एक परंपरा के अनुसार राजा भागवत राय ने पलामू के चेरो वंश की स्थापना जहांगीर के शासनकाल में की थी, लेकिन जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि शेर खां के राज्यारोहण के पूर्व ही चेरो रोहतास से आगे बढ़कर पलामू में प्रवेश कर चुके थे। आधुनिक इतिहासकारों ने अपने शोधों द्वारा प्रमाणित किया है। इस तथ्य की पुष्टि झारखंड के मान्य इतिहासकार बी वीरोत्तम ने अपनी कृति द नागवंशीज एंड द चेरोज में भी किया है। 1539 के चौसा की लड़ाई के पहले शेर खां ने अपने सेनापति खवास खां को झारखंड के एक राजा
महारथ चेरो के खिलाफ भेजा था। 1538 में शेर खां ने रोहतासगढ़ पर अधिकार कर लिया, किंतु शेर खां अब भी किसी विपत्ति या किसी कार्य में फंसा होता था तो महारथ चेरो उसका लाभ उठाने से नहीं चूकता था। वह झारखंड के जंगल पहाड़ों से निकलकर दक्षिण बिहार के किसानों को सताया करता था। उसके लूटपाट अत्याचार के कारण यात्रियों का बंगाल आवागमन कठिन हो गया था। वह शेर खां के सैनिक शिविरों से घोड़े, हाथी आदि लूट लिया करता था। इसलिए शेर खां ने खवास खां को महारथ चेरो के विरुद्ध आक्रमण हेतु भेजा था। झारखंड के राजा महारथ चेरो के विरुद्ध शेर खां के इस अभियान दल का सुंदर वर्णन अहमद यादगार की प्रसिद्ध पुस्तक तारीख शाही में किया गया है। इसके अतिरिक्त अब्बास खां शेरवानी की पुस्तक तारीख शेरशाही में भी शेरशाह के इस अभियान का उल्लेख मिलता है। जहान लोदी द्वारा रचित तारीख खान, नियामतुल्लाह द्वारा लिखित तारीख दाऊदी तथा अब्दुल्ला द्वारा लिखित तारीख खानदान ए तैमूरिया में भी शेरशाह के चेरों के खिलाफ इस अभियान का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इस अभियान की चर्चा H.C. मिश्रा के शोध प्रबंध द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द सूर डायनेस्टी में भी किया गया है। स्वर्गीय R.S. अवस्थी की रचना द मुगल एम्परर हुमायूं और प्रोफेसर होदीवाला द्वारा रचित स्टडीज इन इंडो मुस्लिम हिस्ट्री में भी इस अभियान की चर्चा हुई है। वी वीरोत्तम ने भी अपनी पुस्तक नागवंशीज एंड द चेरोज तथा B.P. अम्बस्ट ने द डिसिसिव बैटल ऑफ शेरशाह में इस अभियान की चर्चा की है। अहमद यादगार तथा अन्य लेखकों के अनुसार इस आक्रमण का उद्देश्य श्याम नामक सुंदर सफेद हाथी प्राप्त करना था। श्याम सुंदर की कुछ विचित्र आदतें थी, जैसे अपने सिर पर कभी धूल न डालना। ख्वास खां ने 4000 घुड़सवारों को लेकर रोहतासगढ़ की तरफ आगे बढ़ते हुए सोन नदी पार की। अंततः दरिया खां और खवास खां ने झारखंड के राजाओं को चारों ओर से घेरकर आत्मसमर्पण करने हेतु बाध्य कर दिया और चेरों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। लूट के माल के साथ श्याम सुंदर हाथी को भी शेरशाह के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस अभियान की सफलता से शेर खां ने अधिक प्रसन्नता अनुभव की और इसे मुगलों की गद्दी को हासिल करने के लिए शुभ लक्षण माना। आधुनिक शोधों से यह स्पष्ट होता है कि शेरशाह द्वारा रोहतास विजय और महारथ चेरो की पराजय सिर्फ समसामयिक महत्व की घटना है। झारखंड पर शेर खां की विजय
झारखंड के केवल उस भाग की ओर इंगित करती है जहां महारत चेरो का शासन था। यद्यपि पलामू में अब सफेद हाथियों का अभाव है, लेकिन जंगली हाथियों के विशाल झुंड अभी भी देखे जा सकते हैं। झारखंड के मध्यकालीन इतिहास में इस अभियान का महत्व इस तथ्य में है कि 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पलामू का शासक महारत चेरो ही था। रोहतास क्षेत्र से चेरों के निष्कासित किए जाने के बाद उसने पलामू पर अधिकार स्थापित किया। 1538 में खवास खां द्वारा महारत चेरो को पराजित किए जाने के पश्चात भी सूर चेरो संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। 1539 ईस्वी में भी शेर खां पर महारथ द्वारा आक्रमण करने की संभावना बनी हुई थी। यद्यपि शेर खां अपनी सेना को आगे पीछे करता रहा, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य बाह्य तौर पर महारत के आक्रमण को रोकना था, लेकिन वास्तविक रूप से वह हुमायूं की सेना को भ्रम में रखना चाहता था। उसकी पूरी तैयारी चौसा युद्ध के लिए की गई थी। चौसा में सफलता प्राप्त करने के पश्चात रोहतास से वीरभूम तक के इलाकों पर शेर खां का अधिकार स्थापित हो गया और अगले 35 वर्षों तक अफगानों का राजमहल पर कब्जा बना रहा। इस तरह से हमारा यह जो विषय है तुर्क अफगान काल में झारखंड, इसमें हमने देखा कि तुर्क अफगान काल में अर्थात 1206 से लेकर जब तक लोदी का शासन रहा तब तक, और उसके पश्चात जब हुमायूं के शासनकाल के दौरान शेर खां का शासन था, चूंकि शेर खां भी अफगानी शासक था, अफगानी मूल का शासक था, तो हमने इसके संबंधों के क्रम में देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उसका जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने इस क्षेत्र से होकर गुजरे थे और इस दौरान उनका संपर्क हुआ था। लेकिन मूल रूप से झारखंड के साथ तुर्क अफगान काल का जो संबंध था वह हुमायूं के शासनकाल में देखा जा सकता है। दरअसल शेर खां के शासनकाल के दौरान पलामू के क्षेत्र में चेरो वंशीय शासक महारत चेरो का शासन था और महारत चेरो बराबर शेर खां के साम्राज्य में लूटपाट और उनके क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर रहे थे। इसी हस्तक्षेप को सबक सिखाने के लिए शेर खां ने खवास खां के नेतृत्व में एक सेना महारत चेरो के विरुद्ध भेजी थी, जिसमें महारत चेरो पराजित हुआ और उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस प्रकार से हम कुल मिलाकर देखें तो हम पाते हैं कि तुर्क अफगान काल में मूल रूप से जो झारखंड से इनका संबंध रहा है वह अलाउद्दीन खिलजी और उसके पश्चात मूल रूप से शेर खां के शासनकाल में ही देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम अपने इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह विषय अच्छा लगा होगा। यदि इस विषय से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें हमारे कमेंट में भेज सकते हैं। हम उनका जवाब शीघ्र आपको देने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।